हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके पहले वाले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद से एक और चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे उसके बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा कर के देखिए। और ये सीरीज जो है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन एक पुस्तक आती है उसका पूरे तरीके से फुल एनालिसिस के साथ आपको लोग इसको कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, आपको याद हो जाएगा और इससे सारे प्रश्न आपके पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो और एक आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है। थोड़ा वीडियो लाने में देर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि हमारे संविधान सभा संविधान कैसे बना, ठीक है, उसका प्रोसीजर कैसा था, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला नोट्स में ये है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग जो की गई थी वो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने रांची में की थी। कब? तो मई 1934 में। और 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है सबसे पहले एम एन रॉय ने किया था। ठीक है, एम एन रॉय एक नाम आता है, कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो इनका नाम आता है। ये 1934 में इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार इन्होंने ही दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन जो आया था उसी के द्वारा एक निर्वाचित, मतलब चुन करके संविधान सभा के, मतलब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो क्रिप्स मिशन के तहत ही रखा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 जो था इसके द्वारा क्या किया गया कि भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट नोट्स है ये कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में जो आया हुआ था इसके आधार पे क्या होता था कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो करना था वो जनसंख्या के आधार पे मतलब करना था। ठीक है, और यहीं पे मोटे तौर पे 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या जब हुई थी वो 389 थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें से 296 सीटें थी, 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत को दिया गया और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को ये आवंटित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत के आवंटित सीटों में 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 जो था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। मतलब कि 296 सीट में से 292 सदस्य का जो चयन हुआ था वो 11 जो गवर्नर के जो प्रांत थे ना उनसे हुआ था और 4 जो चुना गया था ना वो मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रांतों से चुना गया था। ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। उसके बाद से फिर संविधान सभा के लिए चुनाव जो था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। जुलाई से लेकर के अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों, जो 296 सीट थी ब्रिटिश भारत को आवंटित थी। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश का मतलब वो शासन था। ठीक है, वो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी, जिसमें से कांग्रेस को 296 में से 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। एक बार फिर से 296 में से 208 जो था वो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे जो सदस्य थे, छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ये परिणाम थी। राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था।
20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। ये 20 नवंबर 1946 को जो वायसराय जो भारत के थे, उन्होंने क्या किया कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो भी चुन करके गए थे उनको वो आमंत्रित करते हैं कि आप 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसमें आप उपस्थित रहें। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? तो वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक थी ना, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। मतलब कि इनको वहाँ पे चुना गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी थे, ये मतलब इलेक्टेड नहीं थे। लेकिन क्या किया गया कि 11 दिसंबर जो दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल अधिवेशन की संख्या कितनी थी? तो इसके लिए कुल 11 अधिवेशन किए गए थे और कुल अवधि 165 दिन इसमें हुए थे। ठीक है, कुल अवधि जो था 165 दिन था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और यही लाइन जो है ना कि आप भारत का प्रस्ताव, अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक लास्ट लाइन है कि आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो यही 11वां अधिवेशन का जो अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, यहाँ फिर नेक्स्ट ये लाइन है कि इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जो क्या हुआ 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसको मतलब वो अप्लाई किया गया जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, मतलब उसको एक जगह समाहित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिसको BN राव को हम के नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ये सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इनको। मतलब ये जो सांविधिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिंह राव, इनका शॉर्ट फॉर्म नाम BN राव के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो इसको अपना लिया गया। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। ठीक है, उसके नाम इस प्रकार है, आपको नाम भी देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, उसके बाद से फिर पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ये मतलब महिलाओं की संख्या थी उसमें 15 थी। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का एक कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो था वो पूरा भारत था। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर 1946 को यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं। ज़्यादातर इसमें आपको UPPCS, UPSC, CGPCS, MPPCS या UPPCS जो भी मतलब स्टेट PCS और जो UPSC का है उसी का ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे मिलेगा, आपको प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम आंसर की व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न ये है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचित संविधान सभा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या किया गया था कि 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था
तो क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में इस संविधान सभा के निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद थी, प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसमें जो आवंटित सदस्य जो जनसंख्या था, मतलब जनसंख्या कितने जनसंख्या पे संविधान एक इलेक्ट होगा, संविधान सभा के सदस्य को चुना जाएगा, तो वो जो था वो 10 लाख व्यक्ति पे एक सदस्य को चुना जाना था। कैबिनेट मिशन 1946 में ये भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर यह कहा गया था जो संविधान सभा है वो निर्वाचित होगी। ठीक है, मतलब संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन किया जाएगा, चुना जाएगा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, मतलब जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे वो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या क्या थी, प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था वो प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो विलियम वुड जो थे वो सदस्य नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम वुड इसमें से नहीं थे। और कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों संविधान कैबिनेट मिशन में ये क्या थे, ये उसके सदस्य थे। ठीक है, और एक कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष, यानी कि इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड थे ये, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके वजह से पैथिक लॉरेंस जो थे ना, पैथिक लॉरेंस वो भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो 1946 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलत करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946 के अंतर्गत उसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये प्रातिनिधिक निर्वाचन, ठीक है, 10 लाख पे 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये IAS प्री 1995 में प्रश्न पूछा गया है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया जाएगा। यानी कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम जो सरकार जो थी वो राष्ट्रीय सरकार जो थी वो इस बात की घोषणा की कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, और वायसराय जो होंगे इसमें कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष होंगे तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ये सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जो थे वो थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी जो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय जो सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेवेल के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है,
तो इसका जो कथन जो है वो सही है, क्योंकि वेबल का जो योजना था, वेबल योजना जो वेबल प्लान आया था, उसमें ये चीज़ था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान हो। ठीक है, ये वेबल की योजना में था। और इसका कारण जो है, कारण ये गलत है, कारण गलत है, क्योंकि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये कारण इसका सही नहीं होगा। ठीक है, कारण गलत है और ये जो कथन है ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अक्टूबर 19, थोड़ा इसके बारे में डीपली हम लोग जान जाते हैं कि अक्टूबर 1943 में जो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे 1943 में। अक्टूबर 1943 की बात है। इसमें लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेवल तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय सांविधिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः जो कथन जो है वो सत्य है और कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 ने, कांग्रेस पार्टी 1936 ने, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ने? तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी 1934 ने सर्वप्रथम ये अपना विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान की रचना होनी चाहिए। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, तो कब था? तो मई 1934 में। कहाँ पे? तो रांची में। कौन सी पार्टी थी? तो स्वराज पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं को हम लोग सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि गलत ना हो। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो सही नहीं में 1 और 2 होगा। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ऐसा बिल्कुल ये गलत है। ये वयस्क मताधिकार पे ही आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो ये भी कथन गलत है। कैसे? तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ठीक है, और यह निर्वाचन जो था प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों के स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से सही कथन को देखना है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका मतलब कोई भी सही नहीं होगा क्योंकि ये इस पर स्टार लगा हुआ है, मतलब कि ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इसका आंसर ये दिया है जो कि सही नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने ये वाले प्रश्न को मैंने बताया ना, तो उसी में ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था।
नेक्स्ट है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पर किया गया था और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 का अधिनियम 6वीं अनुसूची का आधारित थी। यह संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो गलत कथन होगा यह सी नंबर। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, ये गलत कथन है। कैसे? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे यहाँ पे क्योंकि प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसने किया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा ये की गई थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही शुरू हुई थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो अभी आप लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था कब? जनवरी 22, 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत का प्रस्तावना मतलब संविधान का प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा की सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये क्या किया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित मतलब पेश किया था। भारत के संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों और में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी कथन सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही बात है ये भी। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान जो के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, ठीक है,
यहाँ राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं हो गया, मतलब जैसे बिहार यूपी ये नहीं हो गया। राज्य का मतलब यहाँ पे देश से मतलब है, मतलब अपना भारत से मतलब है, ठीक है। तो उसका मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करती है, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है, एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। संसद एवं विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं, ठीक है। संसद में लोकसभा राज्यसभा आ गया, और विधानसभा में आपको विधानसभा, ठीक है। तो इसके निर्वाचित जो एमएलए जो होते हैं ना, ये लोग जा कर के उस राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारतीय राष्ट्र संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो विकल्प जो होगा वो सी सही होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें 11 नहीं है, 11 का अंतिम नहीं है, तो निकट जो है वो 12 है, तो 12 ही सही हम लगाएंगे, ठीक है। और बीपीएससी अगर पांचवा ऑप्शन देता है तो पांचवा ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को इसमें से बताना है। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। अब यहाँ पे सूची को दो सूची है, ठीक है, सूची एक्स और सूची वाई को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो यहाँ पे इसका आंसर बी, तो ए का यहाँ पे 4 होगा, यानी कि एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये जो थे वो के.एम. मुंशी थे, ठीक है। एक का 4 और एक सेकेंड, और बी का 3, ए का 4 बी का 3, और उसके बाद से फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये जो थे वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे ये थे के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो थे वो वीटी कृष्णमाचारी थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष लोग जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो सांविधिक सलाहकार जो थे वो वी.एन. राव थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। सांविधिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये प्रथम प्रारूप जो था वो प्रथम प्रारूप वी.एन. राव के द्वारा ये तैयार किया गया था। संविधान सभा के सांविधिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है।
तो ये तीसरा जो मतलब वाचन हुआ था वो 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था। और यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? तो ये अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वही है, सेम क्वेश्चन है ये। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने क्या किया था कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में ये पूछा गया है। और ये कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो था ना, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो सांविधिक सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित भी किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था? तो नवंबर 26 1949 को ये अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये आईएएस प्रीलिम्स 1996 में पूछा हुआ है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, आप पश्चिमी बंगाल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूछ रहा है संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में ये चुने गए थे, निर्वाचित हो गए और भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्याग कर देकर रिक्त थी। ठीक है, मतलब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, इस वजह से यह रिक्त थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिमी बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि भले ही डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। तो अतः यह अभीष्ट विकल्प इसका भी होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु जो हुआ था उनको 1956 में मृत्यु हुई थी इनकी। 1891 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म
14 अप्रैल 1891 को महू, यानी कि महू जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा मृत्यु जो हुई 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इस कथन पे विचार करना है, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। तो ये दोनों कथन क्या है कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो के बाद में जो विचार विमर्श हुआ और उसका जो परिणाम निकला वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में ये पूरा हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा जो कथन था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया था। कैसे नवंबर दिसंबर 1932 में जो लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि दो यहाँ पे वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला वक्तव्य ये है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है, देश की आवश्यकताओं को बिल्कुल पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो बिल्कुल इसको गृहीत संविधान कहा जाता है, लेकिन मतलब इसका ये जो कथन ये जो है, ठीक है, और आर कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। तभी तो इसलिए इतने सारे मुद्दे आ रहे हैं और सभी संविधान में एग्जिस्ट कर जाते हैं। इतना हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, इतना उन लोगों का विजन जो क्लियर था, ठीक है, जो कि आज भी कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, आज भी कोई भी संविधान में कोई कानून बनाना होता है, कोई संविधान संशोधन लाना होता है, तो वो सब भी सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। या हमारे अभी राइट टू प्राइवेसी की बात अगर किया जाए या फिर ट्रिपल तलाक की बात की जाए, तो ये सभी जो कानून जो बने हैं, ये सभी संविधान निर्माताओं की ये सोच का परिकल्पना जो थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आने वाले समय में भी हमारा संविधान उन सब सारी चीज़ों को एग्जिस्ट करते चला जा रहा है, ठीक है। तो यह संविधान जो है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है, यानी कि ग्रहण कर करके ये संविधान बना हुआ है। दूसरे देशों से इसमें बहुत सारे फैक्ट को लिया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कथन जो कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो किसने की थी, तो मौलाना आज़ाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो शिक्षा मंत्री थे, वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। ये महात्मा गांधी बोले थे कि जब संविधान स्वतंत्रता भारत की हो जाती है तो राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में क्या हुआ, इसको भंग कर देना चाहिए था। ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। मतलब आइवर जेनिंग्स ने ये कथन बोला था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ठीक है। तो ये प्रस्तुत कथन जो है ये आइवर जेनिंग्स का है, जिसका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। आइवर जेनिंग्स का ये कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन यानी कि ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्म श्री इनको भी दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं की सदस्य थी? तो ये 15 थी, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाते समय एक कमेंट, अपना सुझाव और लाइक करना ना भूलिएगा। बीपीएससी 67वें बीपीएससी के लिए या फिर 68वें बीपीएससी के लिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत सारे लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर वहाँ पे हैं, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, काम करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो फिर आप पार्ट टाइम में इसको कान में हेडफोन लगा करके इसको 1 से 2 बार सुन सकते हैं और सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा और इससे ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीएस IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।